Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concept, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you may get notified about new videos timely. So let's move towards our today's lecture. Our today's lecture is about bailment of pledge. Section 172 to Section 179 of the Contract Act 1872 of Pakistan deals with the bailment of pledge. First of all, we will study the objective of the lecture to know about bailment of pledge and rights and duties of pawnee. आज हम स्टडी करेंगे कि bailment of pledge क्या होता है. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था bailment के बारे में और उससे रिलेटेड जितने सेक्शंस थे उनको हमने स्टडी किया था. आज हम पढ़ेंगे bailment of pledge के बारे में कि pledge क्या होता है. इसके अलावा हम लोग rights and duties of pawnee पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे. जो पहला सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 172 जो हमें बताता है इंट्रोडक्शन प्लेज के बारे में. सेक्शन 172 में क्या है? प्लेज, पॉनर एंड पॉनी. सबसे पहले हम लोग इन टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे या इन टर्म्स को समझेंगे कि ये टर्म्स कौन सी हैं. द पेमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस इज़ कॉल्ड प्लेज. अब इसमें बताया गया कि प्लेज क्या होता है. बेलमेंट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अपनी एक पर्सन अपनी चीज़ किसी दूसरे के सुपुर्द करता है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो वो होता है बेलमेंट. और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होगा उसकी जो ओनरशिप है वो उसके असल मालिक को दे दी जाएगी, मतलब चीज़ रिटर्न कर दी जाएगी. ये हम लोगों ने बेलमेंट में पढ़ा था. अब प्लेज में क्या होता है? प्लेज में ये होता है कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कर्ज़ा लेता है, डेप्ट लेता है, तो उसके बदले में वो अपनी कोई चीज़ उसके पास एज अ सिक्योरिटी रखता है. जैसे हम लोग बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, डेप्ट लेते हैं, तो एज अ सिक्योरिटी हम या तो अपनी कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स या फिर गोल्ड या कोई ऐसी चीज़ जो है जो वो डिमांड करते हैं हमसे, हम वो एज अ सिक्योरिटी उनके पास रखवाते हैं. और जब हम उनका डेप्ट उनको वापस कर देंगे, उनका जो कर्ज़ा हम लोगों ने उनसे लिया था वो वापस कर देंगे, तो वो हमें हमारी चीज़ भी रिटर्न कर देंगे. इसको हम लोग कहते हैं कि ये होता है प्लेज. द बेलर इज़ इन दिस कॉल्ड द पॉनर. अब बेलमेंट में जो उसको जो चीज़ जिसकी होती है उसको हम लोग कहते थे बेलर, जो असल मालिक होता था उस चीज़ का. अब इन केस ऑफ प्लेज हम उस बेलर को कहेंगे पॉनर. द बेली इज़ कॉल्ड पॉनी. और जो बेलमेंट में जो बेली होता था प्लेज में वो क्या हो जाएगा? पॉनी हो जाएगा. नेक्स्ट सेक्शंस आर सेक्शन नंबर 173, 175 एंड 176. और ये जो तीन सेक्शंस हैं ये किसको एक्सप्लेन करते हैं? पॉनी के राइट्स को. राइट्स ऑफ पॉनी पढ़ेंगे अब हम वन बाय वन. सेक्शन नंबर 173 एक्सप्लेन्स अबाउट पॉनीज राइट ऑफ रिटेनर. The pawnee may retain the goods pledged not only for the payment of the debt or the performance of the promise, but for the interest of the debt and all necessary expenses incurred by him in respect of possession or for the preservation of goods pledged. अब ये सेक्शन किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? पॉनीज राइट ऑफ रिटेनर. ये पॉनी का ऐसा राइट है जिसमें वो चीज़ को अपने पास, जो चीज़ प्लेज करवाई थी किसी पर्सन ने, उसको अपने पास रिटेन कर सकता है. रिटेनर का हक जो है उसे हासिल है इस सेक्शन के थ्रू. अब इसका मतलब क्या है कि इसमें ये है कि पॉनी जो है, मतलब जिसके पास चीज़ रखवाई गई है एज अ सिक्योरिटी, वो उस चीज़ को रिटेन कर सकता है. मतलब क्यों रिटेन कर सकता है? कि जब तक उसका डेप्ट उसको वापस नहीं मिलेगा, जो पैसे उसने किसी को कर्ज़े के तौर पे दिए हैं वो उसे वापस नहीं मिलेंगे, तब तक वो उस चीज़ को अपने पास रिटेन कर सकता है. या फिर अगर पॉनर की तरफ से कोई पेमेंट पेंडिंग है या कोई चीज़ पेंडिंग है, अभी डेप्ट या कुछ भी जो है पेंडिंग है और उसने अभी लेना है पॉनर से, तो वो तब तक उसकी प्रॉपर्टी को अपने पास रिटेन कर सकता है. ये हमें बताता है सेक्शन नंबर 173. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 175. Pawnee's right as to extraordinary expenses incurred. The pawnee is entitled to receive from the pawner extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledged. इसका मतलब ये है कि पॉनी के पास जो चीज़ रखवाई गई है उसके ऊपर अगर उसने कोई एक्सपेंसेस उठाए हैं उसकी वजह से, या उसको अपनी तरफ से कोई उसके ऊपर ख़र्चा करना पड़ा है, तो पॉनर जो है वो उसको
उस चीज़ का मुआवजा या कंपनसेशन पे करेगा। उस चीज़ के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो पॉनी ने उठाए हैं उस बंदे की चीज़ की वजह से, उसके पैसे उसको वापस मिलेंगे। और वो कौन वापस करेगा? पॉनर वापस करेगा जिसकी चीज़ थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो चीज़ पॉनर ने पॉनी के पास रखवाई है वो कोई इल्लीगल तरीके से रखवाई गई है उसके पास, ये हो सकता है वो चीज़ उसकी ना हो या इल्लीगल हो, तो फिर ऐसी सूरत में हो सकता है कि पॉनी को किसी किस्म का कोई नुकसान उठाना पड़े। तो अगर वो ऐसा कोई नुकसान उठाता है तो फिर वो पे कौन करेगा? बाद में पॉनर पे करेगा पॉनी को, और ये पॉनी का राइट है। Next section is section number 176 which explains about pawner's right where pawner makes default, कि अगर पॉनर जो है वो किसी किस्म का कोई डिफ़ॉल्ट करता है या अपनी किसी बात से फिर जाता है या कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर उस सूरत में पॉनी के राइट्स जो हैं वो क्या होंगे। If the pawners makes default in payment of the debt or performance at the stipulated time of the promise in respect of which the goods were pledged, the pawnee may bring a suit against the pawner upon the debt or promise and retain the goods pledged as a collateral security, or he may sell the thing pledged on giving the pawner reasonable notice of the sale. इसमें वो हमें क्या बताते हैं कि अगर पॉनर जो है वो पॉनर की तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट होता है या वो किसी किस्म का फॉल्ट क्रिएट करता है, तो उसमें अगर टाइम स्पेसिफाई है लेकिन पॉनर ने डेप्ट देने में लेट कर दिया है, मतलब टाइम स्पेसिफाई किया गया था पहले कि इस टाइम तक जो है कर्ज़ा वापस दे देगा पॉनर, लेकिन वो नहीं दे पाता या लेट हो जाता है या डेप्ट को रिकवर नहीं करता वो, तो इस सूरत में पॉनी का क्या राइट है कि वो उसकी चीज़ को सेल कर सकता है आगे। कि अगर पॉनर उसको उसके पैसे वापस नहीं कर रहा तो पॉनर की जो चीज़ पॉनी के पास रखी हुई थी, पॉनी उस चीज़ को सेल कर सकता है। लेकिन सेल करने से पहले क्या उसको करना पड़ेगा कि उसको एक नोटिस भेजना पड़ेगा पॉनर को, ताकि वो उसे आगाह कर दे कि अगर तुमने अपनी जो मेरे पैसे हैं वो मुझे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारी ये चीज़ सेल कर दूंगा। अगर उसके बावजूद वो उसके पैसे वापस नहीं करता तो फिर पॉनी का ये राइट है कि वो उसकी चीज़ को सेल कर सकता है। If the proceeds of such sale are less than the amount due in the respect of the debt or promise, the pawnee is still liable to pay the balance. If the proceeds of the sale are greater than the amount so due, the pawnee shall pay over the सरप्लस टू द पॉनर। अब इसका क्या मतलब है? वो ये कहते हैं कि अगर जो चीज़ पॉनी ने सेल करनी है, पॉनर की जो चीज़, अगर तो जितना डेप्ट उसने दिया था अगर वो चीज़ उससे कम की सेल होती है तो फिर पॉनर से वो बाकी के पैसे भी रिसीव करेगा और लेगा, पॉनर उसको पैसे देगा। लेकिन इन केस अगर वो चीज़ उसके दिए हुए डेप्ट से ज़्यादा पैसों की सेल होती है तो फिर क्या होगा कि जो इजाफी पैसे होंगे, जितने भी ज़्यादा पैसे होंगे, वो पॉनर को वापस कर देगा। Next sections are section number 174 and 177 which explains about duties of pawnee। अब हम पढ़ेंगे कि पॉनी की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। पहले हमने उसके राइट्स पढ़े, अब हम उसकी ड्यूटीज़ पढ़ेंगे इन दो सेक्शंस में। Section number 174 explains about pawnee not to retain for debt or promise. The pawnee shall not, in the absence of a contract to that effect, retain the goods pledged for any debt or promise other than the debt or promise for which they are pledged। कि वो उसी पर्पज़ के लिए जो गुड्स प्लेज करवाए गए हैं उनको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करेगा, या फिर बग़ैर परमिशन के उनको नेक्स्ट आगे किसी और को प्लेज नहीं करवाएगा। बट सच केस इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग टू कंट्रेरी शैल बी प्रिज्यूम्ड इन रिगार्ड टू सब्सिक्वेंट एडवांसेस मेड बाय पॉनी। मतलब कि जिस प्रॉपर्टी को रखा गया है पॉनी के पास, पॉनी की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसे उसी डेप्ट और पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ करेगा, उसके अलावा उस चीज़ को वो किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 177 विच एक्सप्लेन्स अबाउट डिफ़ॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम। इसमें क्या है कि इफ़ अ टाइम इज़ स्टिपुलेटेड फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट
debt or performance of the promise for which the pledge is made, and the pawnbroker makes default in payment of debt or performance of the promise at the stipulated time, he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of them, but he must in that case pay in addition any expenses which have arisen from his default. इस सेक्शन में राइट ऑफ पॉनर बताया गया है और ड्यूटी ऑफ पॉनी बताई गई है। इसमें पॉनर का क्या राइट वो बताते हैं कि राइट टू रिडीम, ये पॉनर का राइट है इसमें, और ड्यूटी किसकी है, पॉनी की है। और क्या ड्यूटी है ये अब हम पढ़ेंगे कि अगर पॉनर डेप्ट वापस नहीं करता तो पॉनी जो है उसको एक नोटिस भेजेगा उसकी चीज़ को सेल करने से पहले। ये ड्यूटी है पॉनी की कि वो उसकी चीज़ को सेल करने से पहले पॉनर को एक नोटिस भेजेगा, उसको आगाह करेगा कि वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर देगा अगर उसने उसका डेप्ट वापस ना किया तो। ये ड्यूटी हो गई पॉनी की। और राइट ऑफ पॉनर क्या है, राइट टू रिडीम, मतलब उसको आगाह किया जाए, उसको एक नोटिस भेजा जाए इस बात के लिए। यहाँ पे एक का राइट है और दूसरे की ड्यूटी है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। और उससे पहले वो चाहे तो डेप्ट वापस कर दे पॉनर, और अगर वो डेप्ट वापस तब भी नहीं करेगा तो फिर पॉनी उसकी प्रॉपर्टी को सेल करने का हकदार होगा। Next sections are section number 178 and section 179 which explains about the types of the pledges. अब हम इन्हें वन बाय वन स्टडी करेंगे कि कौन सी प्लेजेस की टाइप्स हैं जो इन सेक्शंस को एक्सप्लेन करती हैं। सेक्शन नंबर 178 प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट with the consent of the owner in the possession of the goods or the documents of title to good, any pledge made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided that the pawnee acts in good faith and has not at the time of the pledge notice that the pawner has not authority to प्लेज। अब इसमें प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट के बारे में बताया है। अब सबसे पहले इसमें समझने वाली बात क्या है कि मर्केंटाइल एजेंट एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज़ मर्केंटाइल एजेंट। तो ऐसा बंदा जिसे हम ऑथोराइज़ करते हैं हम अपने किसी काम के लिए, तो वो हमारा एजेंट बन जाता है। जिसे अथॉरिटी दी जाए, जिसको ऑथोराइज़ किया जाए, वो मर्केंटाइल एजेंट होता है। एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करवानी है तो हम प्रॉपर्टी डीलर्स से बात करते हैं कि हमारी ये प्रॉपर्टी सेल करवा दें। तो जो हमारी प्रॉपर्टी वो सेल करवा रहे हैं वो बंदा हमारा एजेंट है जो हमारी प्रॉपर्टी को सेल करवा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारा मर्केंटाइल एजेंट है। कि गुड्स के साथ जिनके राइट्स अटैच हो जाते हैं प्रिंसिपल की तरफ से, प्रिंसिपल कौन है, जो उनको अथॉरिटी देता है। मतलब अगर मेरी प्रॉपर्टी मैंने सेल करवानी है तो मैं प्रिंसिपल हूँ, और जिनके थ्रू सेल करवानी है वो एजेंट है, जिन्होंने प्रॉपर्टी सेल करवा के देनी है वो एजेंट है। तो प्रिंसिपल की तरफ से गुड्स के साथ राइट अटैच हो जाता है मर्केंटाइल एजेंट का, और वो उनको एक अथॉरिटी मिल जाती है और फिर वो अपने हिसाब से जो है काम करते हैं। अब पढ़ लिया कि मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है। अब सेक्शन नंबर 178 जो है वो एक्सप्लेन करता है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब इसका क्या मतलब है, जितने ये सेक्शन नंबर 178 में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर एजेंट जो है अगर वो अपने प्रिंसिपल की इजाज़त से किसी चीज़ को या गुड को किसी भी तरह से यूटिलाइज़ करता है तो वो वैलिड होगा, क्योंकि उसको अथॉरिटी ही प्रिंसिपल ने दी है और प्रिंसिपल की इजाज़त के साथ वो इस चीज़ को कहीं पे भी यूटिलाइज़ कर रहा है या प्लेज कर रहा है या आगे मतलब कर्ज़ा ले रहा है और चीज़ों को प्लेज कर रहा है, लेकिन अपने मालिक की मतलब प्रिंसिपल की मर्ज़ी से कर रहा है, तो वो सब कुछ वैलिड होगा क्योंकि उसे अथॉरिटी दी गई है। और अथॉरिटी किसने दी है, उसको प्रिंसिपल ने खुद ऑथोराइज़ किया है इस चीज़ के लिए। Next section is section number 178A. Pledge by person in possession under voidable contracts. When the pawnbroker has obtained possession of the goods pledged by him under a contract voidable under section 19 or section 19A, but the contract has not been rescinded at the time of the pledge, the pawnee acquires a good title to the good provided he acts in good faith and without notice of the pawner's default of title.
अब सेक्शन नंबर 178 में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया हुआ है कि प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कि अगर पॉनर जो है उसने अपनी कोई चीज़ को प्लेज करवाना है, पॉनी के सपुर्द करना है, तो पॉनर की जो पोजेशन है उस चीज़ की, गुड की, पॉनर जो है वो उस चीज़ की पोजेशन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है। मतलब वो जाली तौर पे या वो वॉइडेबल अंडर सेक्शन 19 और सेक्शन 19A के तहत जो है वो चीज़ उसके पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है। और अगर इस चीज़ का इल्म पौनी को नहीं है जब वो चीज़ को प्लेज करवा रहा था या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था पौनी के साथ, अगर पौनी को इस चीज़ का इल्म नहीं है तो वो अपने गुड फेथ पे है, वो जो भी चीज़ प्लेज अपने पास रखेगा वो अपने राइट पे होगा। लेकिन अगर उसको इस चीज़ का इल्म हो जाता है कि ये जो चीज़ है ये अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसके पास पोजेशन थी इसकी, तो फिर उसको भी उस चीज़ का हर्जाना पे करना पड़ सकता है, उसको कंपनसेशन देनी पड़ सकती है जो कि पॉनर का डिफेक्ट था। Next section is section number 179, which explains about pledge where the pawner has only a limited interest. Where a person pledges goods in which he has only a limited interest, the pledge is valid to the extent of that interest. यहाँ पर ये बात उन्होंने बताई है कि पॉनर ने जितना डेप्ट उनसे लिया था वो उतना ही डेप्ट वापस करेगा, उससे ज़्यादा वापस नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि पॉनर ने पौनी को पॉनर ने जो है अपनी एक चीज़ प्लेज करवाई है पौनी को, रिंग है एक, और उसने 10,000 रुपया कर्ज़ा ले लिया है और सिक्योरिटी के तौर पे क्या चीज़ प्लेज करवाई है, अपनी रिंग। आगे अगर पौनी ने नेक्स्ट किसी और बंदे को, किसी थर्ड पर्सन को वो रिंग प्लेज करा दी है 15,000 रुपये की, तो अब यहाँ पर जो पहले वाला पॉनर था उसने 10,000 रुपये की रिंग प्लेज कराई थी, तो 10,000 रुपये ही डेप्ट वो वापस करेगा। और बाद में जो उसने आगे प्लेज करवा दी थी पौनी ने उसकी जो रिंग है 15,000 रुपये में, तो वो पेमेंट वो खुद ही करेगा क्योंकि उसने वो रिंग खुद प्लेज करवाई थी। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.